विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। इस बार हम कक्षा 9वीं के लिए लेकर के आए हैं रेमेडियल कक्षा के लिए जो सरकार के द्वारा अभी पुस्तक जारी की गई निदानात्मक कक्षा है तो मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका 2025-26। इसके सभी प्रश्नों के उत्तर हम लेकर के आए हैं विद्यार्थियों। आप सभी हमारे साथ बने रहें। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम आपके लिए कक्षा 9वीं का जो निदानात्मक मॉड्यूल है विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका रेमेडियल जो कि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई है, उसके उत्तर लेकर के हम इस श्रृंखला में आ रहे हैं। आज का जो पार्ट है उसमें अर्थशास्त्र का पहला अध्याय देख रहे हैं और इसके आगे वाला। आप सभी हमारे साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। आपके अच्छे अंक की कामना करते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक परीक्षा में प्राप्त हो। तो पालमपुर गांव की कहानी पहला अध्याय, जिसमें पहला दे रखा है सही विकल्प चुन करके लिखिए। भारत में हरित क्रांति का आरंभ हुआ, ऑप्शन दे रखे हैं अ में 1940 के दशक में, 1950 के दशक में, 1960 के दशक में या फिर 1970 के दशक में। तो विद्यार्थियों इसका सब वाला उत्तर सही हो जाएगा 1960 के दशक में। अगला, इनमें से कौन सा एक कृषि कार्य है? ऑप्शन दे रखे दुकानदारी, परिवहन, लघु स्तरीय विनिर्माण या फसलें उगाना। तो फसलें उगाना जो है वो एक कृषि कार्य है, द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? ऑप्शन दे रखे यंत्र, कंप्यूटर, भूमि या उपरोक्त सभी। तो विद्यार्थियों द वाला ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा, ये सभी स्थायी पूंजी है। इनमें से उत्पादन के कारक में कौन कौन आता है? ऑप्शन दे रखे हैं श्रम, औजार, डेयरी या कंप्यूटर। तो उत्पादन के कारक में जो है वो श्रम आता है विद्यार्थियों, अ वाला ऑप्शन आपको सही करना है। अगला, उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता है। ऑप्शन दे रखे भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी या श्रम। तो इसकी प्रथम आवश्यकता जो है वो भूमि है। अगला, करीम ने गांव में कौन सा केंद्र खोला? ऑप्शन दे रखे हैं कंप्यूटर, सिलाई, ब्यूटी पार्लर या गुड़ की दुकान। तो इसमें जो है वो कंप्यूटर केंद्र खोला था। अगला, पालमपुर गांव में हाई स्कूल की संख्या है। ऑप्शन दे रखे 1, 4, 2 या 3। तो हाई स्कूल पालमपुर में जो है वो 1 है। अब इस प्रकार से अ वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। तृतीय स्थान दे रखे हैं जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग खालिस्तान राज्य में किया जाता है तो पंजाब राज्य में किया जाता है। पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि है, कृषि लिखना है आपको। पूंजी को बढ़ावा संभव है जबकि भूमि जो है वो स्थिर होती है, स्थिर यहाँ पर लिखना है, इम्पोर्टेंट। अगला, भूमि मापने की इकाई जो है वो हेक्टेयर होती है। और कच्चा माल तथा नगद पैसों को जो है कार्यशील पूंजी कहा जाता है। ये थे रिक्त स्थान। आप देखते हैं सत्य सत्य, जिसमें पहला दे रखा है रबी की फसल गर्मी के मौसम में लगाई जाती है। तो ये विद्यार्थियों सत्य हो जाएगा। गर्मी के मौसम में जो है वो खरीफ की फसल लगाई जाती है जैसे ही बारिश होती है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो विद्यार्थियों ये वाला सत्य ऑप्शन हो जाएगा। अगला, पालमपुर में किसान केवल 2 ही फसल उगाते हैं। तो ये जो है असत्य है, 2 से ज़्यादा फसलें उगाते हैं, बहुविध फसल प्रणाली। अगला, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक है, ये बिल्कुल सत्य है विद्यार्थियों। अगला, अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक भी डाला जाता है। तो ये भी जो है वो सत्य हो जाएगा। तो पहला और तीसरा असत्य है, बाकी सब सत्य। आपको खाली जगह में सत्य या असत्य लिखना है। आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी बनाइए। ऑप्शन दे रखे हैं पालमपुर गांव कृषि, फसल चक्र, सिंचाई, गैर कृषि कार्य, कंप्यूटर। तो पालमपुर को जो है वो एक काल्पनिक गांव माना है। आप 10 से मिलाएंगे। कृषि जो है वो पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि है, अ वाले ऑप्शन से मिलाएंगे। फसल चक्र, साल में 3 फसलें होती है, एक के बाद एक, उसको बोलते हैं फसल चक्र। सिंचाई, तो बिजली के पंप और नहरों से सिंचाई होती है। गैर कृषि कार्य पालमपुर के डेयरी, परिवहन और लघु उद्योग। और लिखना भूल गए यहाँ पर, आपको और लिखना है। कंप्यूटर जो है वो स्थायी पूंजी, तो आखिरी वाले का स से मिलाना, इस प्रकार से आपको लिखना है। सही जोड़ी। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? तो 450 परिवार रहते हैं। अगला, भौतिक पूंजी के नाम बताइए। तो स्थायी पूंजी जैसे कंप्यूटर, मशीन वगैरह, और कार्यशील पूंजी भी दोनों भौतिक पूंजी के अंतर्गत आती है। अगला, बहुविध फसल प्रणाली किसके क्या है? तो यह एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना जो है बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। और HYV का पूरा नाम क्या है? तो हाई यील्ड वेराइटीज़, जिसको HYV बीज कहते हैं, ज़्यादा उत्पादन देने वाले बीजों को HYV, हाई यील्ड वेराइटीज़। बरसात के मौसम में किसान क्या उगाते हैं? तो ज्वार, बाजरा और मक्का उगाते हैं। इस प्रकार से इसके बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर, जिसमें दे रखा है पालमपुर में परिवहन के कौन कौन से साधन है? तो पालमपुर में रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी परिवहन सेवाएं शामिल हैं। छोटे किसान किसे कहते हैं? तो छोटे किसान वे होते हैं जो अपने परिवार के साथ अपने खेतों में काम करते हैं।
अगला, मझोले और बड़े किसान किसे कहते हैं? तो मझोले और बड़े किसान ऐसे किसानों को कहते हैं जो अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे किसानों को किराए पर लगाते हैं। स्थायी पूंजी क्या है? तो वह पूंजी जिनका प्रयोग कई वर्षों तक होता है और ऐसे औजारें, मशीनें और भवन आदि को स्थायी पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी का अर्थ लिखिए। तो कच्चे माल और नगद मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है क्योंकि ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। रबी और खरीफ की फसलों में कोई दो अंतर लिखिए। तो रबी की फसलें अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और गेहूं, चना, मसूर जो है ये रबी की फसलें। खरीफ की बात करें तो खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती है। ज्वार, बाजरा और धान खरीफ की फसलें। ये दो इसकी अंतर विशेषताएँ। पालमपुर गांव में कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध है? तो पालमपुर में सड़क, परिवहन के साधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधा जो उपलब्ध है। भौतिक पूंजी किसे कहते हैं? तो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर जिन आगतों जैसे कि भवन, मशीन, औजार, कच्चा माल तथा नगद मुद्रा का उपयोग किया जाता है उसे भौतिक पूंजी कहा जाता है। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएँ कौन सी है? तो पालमपुर में गैर कृषि क्रियाओं का नाम जो डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण, दुकानदारी और परिवहन है। रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं? तो रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। अगला, लघुत्तरीय प्रश्न, अगर इसमें देखें तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं? तो पहला है भूमि, जिसमें प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जल बनाते हैं। दूसरा है श्रम, जिसमें लोग जो काम करने वाले, मेहनत करने वाले। तीसरा भौतिक पूंजी, उत्पादन में लगने वाली आगत। और मानव पूंजी, जिसमें कुशल, योग्य और ज्ञानी उद्यम होता है। अगला, हरित क्रांति क्या है? तो 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों जैसे HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने लगा। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। पालमपुर में परंपरागत बीजों और HYV बीजों से कितनी उपज हुई? तो परंपरागत बीजों से गेहूँ की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। HYV बीजों से किसानों के पास बाजार में बेचने को और अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। अगला, आधुनिक कृषि विधियों से प्राकृतिक संसाधन पर क्या असर पड़ा? तो पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं और एक बार नष्ट हो जाने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन होता है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरक के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई। नलकूपों से सिंचाई के सतत प्रयोग से भूमि का जल स्तर कम हो गया। अगला, रासायनिक खाद के क्या दुष्परिणाम है? तो रासायनिक खाद का निरंतर प्रयोग मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर देता है। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं को और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर देते हैं। इससे मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ हो जाती है। इस प्रकार से ये पालमपुर वाला गांव पूरा हो जाता है। आगे जो है वो अध्याय 2 संसाधन के रूप में और लोग के रूप में हम देखने वाले हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे साथ बने रहें। तो अगला इसका जो पार्ट है अर्थशास्त्र का पार्ट, अध्याय 2 हम देख रहे हैं विद्यार्थियों संसाधन के रूप में लोग, जिसमें पहला दे रखा है सही विकल्प चुन करके लिखिए। मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं मानवीय पूंजी, उत्पादक, साधन या उपरोक्त सभी। तो मानवीय पूंजी जो है मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। अगला, मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग है। ऑप्शन दे रखे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सभी, ये सभी जो है मुख्य निवेश के अंग है। तो उसके बाद अगला, विलास और सकल किस गाँव में रहते थे? ऑप्शन दे रखे रायगंज, सेमापुर, पालमपुर या शाहगंज। तो ये दोनों जो है वो सेमापुर में रहते थे। अगला, विकास और सकल की कहानी से हमें क्या सीखने मिलती है? ऑप्शन दे रखे हैं मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा या प्रशिक्षण मानव विकास में रुकावट है। शिक्षा का मानव पूंजी में कोई भूमिका नहीं है। शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है वो अ वाला हो जाएगा। विद्यार्थियों, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या क्या कही जाती है? तो इसको विद्यार्थी ऑप्शन दे रखे हैं शिशु मृत्यु दर, जन्म दर या जीवन प्रत्याशा। तो इसको जो है मृत्यु दर कहा जाता है। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें दे रखा है देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि खाली स्थान में निवेश से होती है। तो मानव पूंजी में निवेश से होती है। अगला, लोगों द्वारा सामाजिक कार्य करना खाली स्थान क्रिया है। तो ये गैर आर्थिक क्रिया है। और नगरीय क्षेत्रों में खाली स्थान बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षित बेरोजगारी लिखना है आपको। अर्थव्यवस्था के खालिस्तान क्षेत्रक होते हैं। तो ये 3 क्षेत्रक होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला, आखिरी दे रखा है खालिस्तान प्राथमिक क्षेत्र शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये है सर्व शिक्षा अभियान, जैसा कि हमने इस पाठ में पढ़ा है। अगला, सत्य लिखिए, जिसमें पहला दे रखा है प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए। तो विद्यार्थियों पहला वाला जो वो सत्य हो जाएगा। अगला, प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है। तो हर व्यक्ति एक
कीमती राष्ट्रीय संसाधन मानव संसाधन सत्य हो जाएगा। अगला, तृतीय क्षेत्र कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है, तो ये भी विद्यार्थियों सत्य हो जाएगा। अगला, शकल के पिता ने व्यावसायिक कोर्सों को पढ़ाने के लिए कर्जा लिया, तो ये सत्य है। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है, तो ये भी विद्यार्थी सत्य हो जाएगा। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी, तो ये जो है वो असत्य हो जाएगा। खुली या प्रच्छन्न बेरोजगारी गाँव में पाई जाती है, शिक्षित बेरोजगारी जो है वो शहरों में पाई जाती है, इसलिए ये असत्य है, छठा वाला। अगला, पशुपालन प्रत्येक क्षेत्र की एक इकाई है, तो ये विद्यार्थियों ये असत्य हो जाएगा, ये प्राथमिक क्षेत्र की इकाई है। अगला, सही जोड़ी बनाइए। इसमें दे रखा है सबसे कम साक्षरता, गैर आर्थिक क्रियाओं से अभिप्राय, आर्थिक विकास, भूमि और पूंजी 2018 में साक्षरता दर। तो सबसे कम साक्षरता जो है वो बिहार में विद्यार्थियों पहले वाले का 10 हो जाएगा। उसके बाद में गैर आर्थिक क्रियाओं से अभिप्राय जो है वो इसमें स्वयं उपयोग के लिए उत्पादन। उसके बाद आर्थिक विकास जो है अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते, नहीं, इसका क वाला ऑप्शन से मिलना आना है। आर्थिक विकास जो है वो मानव पूंजी, आर्थिक विकास मानव पूंजी और भूमि और पूंजी जो है इसको हम मिलाएंगे, अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते, इनको उपयोगी बनाना पड़ता है। और 2018 में साक्षरता दर जो है वो 85% से वाला ऑप्शन जो है उसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी आपको मिला लेना है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। इसके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें पहला दे रखा है कौन सा क्षेत्र कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है, तो ये जो है वो तृतीय क्षेत्र होता है। छिपी हुई बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये जो है सत्य विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। प्राथमिक स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया गया? तो दोपहर का भोजन, जिसको मध्याह्न भोजन कहा जाता है, ये सरकार द्वारा योजना चालू की गई 8वीं तक के बच्चों के लिए। एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसको विद्यार्थियों जन्म दर कहते हैं। ITI का पूरा नाम क्या है? तो औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र ITI को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हम इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर, जिसमें दे रखा है मानव पूंजी निर्माण से क्या आशय है? तो जब मानव संसाधन को अधिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहा जाता है। अगला दे रखा संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार की मात्रा को प्रभावित करते हैं? तो जिस देश में शिक्षित, प्रशिक्षित तथा अधिक कार्य क्षमता वाले लोग तथा स्वस्थ श्रमिक होंगे, उस देश के उत्पादन का स्तर जो है वो ऊंचा होगा। तीसरा प्रश्न दे रखा मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है? तो मानव पूंजी अन्य संसाधन जो है भूमि एवं पूंजी का उपयोग अपने ज्ञान एवं कौशल से करता है, इसलिए बाकी से श्रेष्ठ है। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? तो स्वास्थ्य और पोषण से मानव के शारीरिक क्षमताओं का विकास होता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ मन रहता है। उसमें कार्य करने की अधिक ऊर्जा, सामर्थ्य और शक्ति होती है। स्वस्थ व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वह मानव जीवन की समस्याओं से भी आसानी से लड़ सकता है। आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए। तो आर्थिक क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है, उदाहरण आय अर्जित करने के लिए चाय की दुकान खोलना आर्थिक क्रिया में शामिल है। अगला दे रखा है गैर आर्थिक क्रिया जिसका उद्देश्य धन कमाने से नहीं है, अपितु समाज कल्याण के लिए, उदाहरण माँ द्वारा पुत्र की देखभाल करना एक गैर आर्थिक क्रिया है। अगला सर्व शिक्षा अभियान क्या है? तो सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चलाए गए किन्हीं 3 अभियान के नाम के 3 अभियान सर्व शिक्षा अभियान, सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर, दोपहर का भोजन जिसको मध्याह्न भोजन कहते हैं आदि। इस प्रकार से लिखना है आपको। अगला शिशु मृत्यु दर क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो शिशु मृत्यु दर से आशय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से, मतलब 1 वर्ष में जो 1 वर्ष से कम आयु में ही जन्म लेते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है उसको शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो शिक्षा मानव के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। शिक्षा मानसिक क्षमता को बढ़ाती है। शिक्षा के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। शिक्षा से जीवन के मूल्य विकसित होते हैं। शिक्षा से अच्छी नौकरी और वेतन मिलता है। जीवन प्रत्याशा से क्या सही है? तो जीवन प्रत्याशा एक दी गई उम्र के बाद जीवन में शेष बचे वर्षों की औसत संख्या है। यह एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान है कि इतने साल व्यक्ति सामान्य रूप से जीता है। अगला लघुत्तरीय प्रश्न जिसमें दे रखा है जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारण करने वाले कारकों को समझाइए। तो जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाला कारक है साक्षरता दर, प्रशिक्षण तथा व्यक्ति का स्वास्थ्य। किसी भी व्यक्ति की गुणवत्ता एवं आय के प्रमुख कारण होते हैं, निर्धारक होते हैं।
शिक्षित, प्रशिक्षित एवं स्वस्थ व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक तौर पर बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। जापान जैसे देश कैसे विकसित हुए? तो जापान में प्राकृतिक संसाधन नहीं है, फिर भी वह विकसित है, क्योंकि जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। उन्होंने लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है। जापान के लोगों ने कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से यह देश जो है वो धनी और विकसित बना है। अगला, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ लिखिए। तो किसी कार्य में जब आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं और उनके हटाए जाने पर भी उत्पादकता में कोई अंतर नहीं आता है, इस प्रकार की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। गाँव में कृषि क्षेत्र में अधिकतर ये पाई जाती है। अगला, किसी भी देश में मानव संसाधन पर निवेश देश में समृद्धि लाता है, स्पष्ट कीजिए। तो मानव संसाधन में निवेश जो है वो जैसे शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा के माध्यम से भूमि और पूंजी में निवेश की तरह ही अधिक प्रतिफल देता है। शिक्षित और स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता से वे देश को समृद्धि की तरफ ले जाता है। अगला, आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे वर्गीकृत किया गया? प्रत्येक क्षेत्र का एक उदाहरण लिखिए। तो अलग अलग वर्गीकृत प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मछली पकड़ना, मुर्गी पालन आदि शामिल है। तो द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण को शामिल किया गया है। और तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जो भी है और बीमा, ये सब शामिल है। आपको याद रखना ये महत्वपूर्ण है। आर्थिक क्षेत्र की गतिविधि को मुख्य 3 वर्गों में शामिल किया गया, वर्गीकृत किया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको तीनों के बारे में याद रखना है। अगला, छठा प्रश्न दे रखा है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन और उत्खनन शामिल है। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र की कौन सी गतिविधियाँ हैं? तो इसमें तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल है, इनको शामिल किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला, मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है कि जब कटाई का मौसम होता है तब रोजगार मिलता है, लेकिन बाकी समय नहीं मिल पाता है। निंदाई गुड़ाई के समय मिल जाता है कभी कभी। स्वास्थ्य सुविधाएं देश के विकास के लिए क्यों अनिवार्य मानी गई? लिखिए। तो किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ये करे लिखा है, इसको आपको करने लिखना है, यहाँ पर करने क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है, इसलिए जनसंख्या के स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके, इसको कहते हैं बेरोजगारी। तो इस प्रकार से ये हमारा पार्ट यहाँ पर पूरा होता है। ये अगला अध्याय जो है वो हम अगले पार्ट में लेकर के आने वाले विद्यार्थियों, तब तक आप हमारे साथ बने रहे। साथ ही अपने दोस्तों को जल्द से जल्द शेयर करें। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं, समय और श्रम लगता है। आप सभी सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर ही सकते हैं। आपका फ़ायदा हो रहा है, आपको अच्छे अंक प्राप्त हो, ऐसी हम कामना करते हैं। इसी आशा के साथ में हम अगला पार्ट भी जल्दी ही लाने वाले हैं। आपको किसी अगले विषय की आवश्यकता हो और कोई, तो आप कमेंट ज़रूर करें। आप सभी से निवेदन है, सभी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। आप हमारे साथ बने रहें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।